हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक नया एल्जेब्रिक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 में राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म, यानी कि जो भी लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है उसका पेयर उसे हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया जनरल फॉर्म में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पर a1 क्या है तो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 क्या है तो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c1 क्या है तो पहले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। उसी तरह से a2 क्या है तो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, उसी तरह b2 क्या है तो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और c2 क्या है तो दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं ड्रॉ दिस डायग्राम, यानी कि ये एक डायग्राम है, इसे हमें बनाना होता है। तो ये डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये ध्यान में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं x, उसके बाद x के बगल में क्या लिखते हैं हम y और उसके बगल में लिख देते हैं 1। तो x y और 1 तो हो गए। अब हम क्या करते हैं कि जो x है उसके लेफ्ट साइड से b1 और b2 को लिख देते हैं इस तरह से वर्टिकली, यहाँ b1 और उसके जस्ट नीचे b2, और ये कहाँ लिख रहे हैं हम तो x के लेफ्ट साइड में। फिर x और y के बीचों बीच हम क्या लिख देते हैं c1 और c2, उसी तरह वर्टिकली तो c1 और c2 लिख दिया। उसके बाद y और 1 के बीचों बीच हम क्या लिख देते हैं a1 और a2, और उसके बाद 1 के जस्ट राइट साइड में हम क्या लिख देते हैं फिर से b1 और b2। यानी कि हम किससे शुरू करेंगे तो b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और आखिरी में किससे क्लोज कर देंगे तो फिर से b1 b2 से, यानी कि b c a b, यही रहेगा हमारा ऑर्डर। सो b c a b यहाँ भी और b c a b यहाँ भी, और ऊपर में 1 1 और नीचे में 2 2। तो ये तो समझ में आ गया होगा स्टेप 2 कि क्या करते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं जिसमें x y और 1 लिख देते हैं, और x के लेफ्ट साइड में हम लिख देते हैं b1 और उसके नीचे b2, और x और y के बीचों बीच क्या लिख देते हैं c1 और उसके नीचे c2, और y और 1 के बीचों बीच हम क्या लिख देते हैं तो a1 और उसके नीचे a2, और फिर 1 के राइट साइड में क्या लिख देते हैं तो b1 और b2। ये हो गया स्टेप 2। अब देखते हैं हम स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या है, राइट द सॉल्यूशन एज फॉलोइंग, यानी कि उसके बाद हम सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं x, तो यहाँ से उठा लिया हमने x बाई, x के बाद क्या लिखते हैं बाई, उसके बाद लिखते हैं b1 c2, यानी कि ये जो b1 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इस c2 से, तो यहाँ से यहाँ एक एरो दिख रहा होगा। उसके बाद हम उसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं क्या b2 c1, यानी कि ये b2 और c1 का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो, यानी कि x बाई ये x, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे x के बाद बाई ये b1 c2, उसमें से माइनस कर देंगे b2 c1। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे डेट इज इक्वल टू यहाँ से फिर y, तो y बाई फिर यहाँ देखेंगे हम क्या कि c1 a2 ये माइनस c2 a1, सो c1 a2 माइनस c2 a1, यानी कि c1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया a2 से, और उसमें से क्या घटा दिया तो c2 को a1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि पहले एरो ऐसे चलेगा फिर एरो ऐसे चलेगा। तो ये हो गया y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 एंड डेट इज इक्वल टू फिर यहाँ से लिख देंगे 1 बाई फिर यहाँ से उसी तरह चलेगा a1 b2, सो a1 b2 माइनस a2 b1, देयरफॉर a1 b2 माइनस a2 b1। एक बार फिर से देखते हैं कि सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। यहाँ से तो यहाँ से उठाएंगे x, तो x बाई फिर यहाँ से b1 इंटू c2, ये ऐसे b1 c2 फिर माइनस b2 c1 ऊपर, सो b1 c2 माइनस b2 c1 एंड डेट इज इक्वल टू फिर यहाँ से लिखेंगे y बाई फिर यहाँ से c1 a2 ऐसे नीचे फिर c2 a1 ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो c1 a2 माइनस c2 a1 एंड डेट इज इक्वल टू फिर यहाँ से लिखेंगे 1 बाई
फिर A1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, B2 से। सो A1 B2, फिर माइनस करेंगे A2 को मल्टीप्लाई करके B1 से। सो A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये हो गया हमारा क्या, स्टेप थर्ड। तो यहीं से हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उसे हम देखते हैं स्टेप 4 में। तो यहाँ से 1 2 3 ये तीनों चीज़ों को हम क्या कर दिए, एक दूसरे से इक्वेट। उसके बाद हम देख रहे हैं ये बराबर क्या है ये, और ये बराबर क्या है ये, यानी कि तीनों चीज़ आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब तीन चीज़ आपस में इक्वल है तो हम उनमें से कोई दो को भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम केस में क्या होगा, ये जो नीचे वाला टर्म है ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट आ जाएगा और ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वेट करेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको थर्ड टर्म से इक्वेट कर देंगे। सो एक्स बाई B1C2 माइनस B2C1, यहाँ से x बाई B1C2 माइनस B2C1 एंड डेट इज इक्वल टू ये थर्ड टर्म 1 बाई A1B2 माइनस A2B1 यहाँ से। और एक बार क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है इसको थर्ड टर्म से इक्वेट कर देंगे। तो सेकंड टर्म क्या है, तो y बाई C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1 एंड डेट इज इक्वल टू, और इसे किससे इक्वेट कर रहे हैं इस बार, फिर से थर्ड टर्म से। सो 1 बाई A1B2 माइनस A2B1, यहाँ से A1B2 माइनस A2B1, यानी कि एक बार इस टर्म को इससे इक्वेट करेंगे और एक बार इस टर्म को इससे इक्वेट करेंगे। तो ये जो पहला वाला हमने इक्वेशन बनाया इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, गेट x, इसको सॉल्व करने के बाद। और ये दूसरा इक्वेशन हमने बनाया इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो y की, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ये सारा कुछ क्या हो जाएगा कांस्टेंट और सिर्फ x वेरिएबल, तो सॉल्व करने पे x आ जाएगा। उसी तरह इसमें सारा कुछ कांस्टेंट है इधर और इधर, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, यहाँ से हम y निकाल लेंगे। सो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ इक्वेशन, यानी कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है उसमें जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का उसको कंपेयर करके हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं, कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसका 0 सॉल्यूशन होगा या 1 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं। सो लेट्स एज्यूम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मान लेते हैं, वो भी जनरल फॉर्म में। तो हम क्या मान लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया, लेट्स से इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसको ही हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन सेकंड। तो ये दो इक्वेशन हो गया हमारा जनरल फॉर्म में। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे बताएंगे इसके कोफिशिएंट को देख के। सो अगर हम इसके बाद क्या करेंगे, a1 बाई A2, b1 बाई B2 और c1 बाई C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर a1 बाई A2 की जो वैल्यू आएगी वो b1 बाई B2 के बराबर नहीं है, यहाँ क्या लिखा गया है, a1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई B2, तब क्या होगा कि ये जो दोनों लाइन है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी कि ये क्या, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है और ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। सो अगर a1 बाई A2 की वैल्यू b1 बाई B2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, यानी कि एक दूसरे को काट रहा होगा। और जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो कितने जगह पे काटता है, तो एक पॉइंट पे, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस केस में क्या हो जाएगा, 1 सॉल्यूशन जिस पॉइंट पे काटेगा, या यूनिक सॉल्यूशन। उसी तरह अगर a1 बाई A2 इक्वल टू b1 बाई B2 इक्वल टू c1 बाई C2 हो जाए, यानी कि तीनों आपस में वैल्यू बराबर हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन है और उसी के ऊपर से दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है। दोनों लाइन एक दूसरे को कितने जगह पे टच करेंगे, तो इनफाइनाइट जगह पे, क्योंकि एक के ऊपर ही दूसरा लाइन है। तो जब इनफाइनाइट जगह पे टच करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट। उसी तरह थर्ड केस है कि अगर a1 बाई A2 बराबर है b1 बाई B2 के, मगर वो c1 बाई C2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, उस केस में पैरेलल हो जाएगा। और दो पैरेलल लाइन हम जानते हैं कि
कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी एक भी नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक सॉल्यूशन। और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर हो पर c1/c2 के बराबर ना हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।